Hi guys, मैं श्रुति अजय गुप्ता. वेलकम इन माय चैनल हेलो स्टडीज़. मोस्ट वेलकम. आज फिर आपके सामने न्यू पोएम फादर्स रिटर्निंग होम लेकर आए हैं. ठीक है, स्टडी करते देखते हैं क्या होता है इसमें. आपको हमारी स्टाइल पर पढ़ाने की पसंद आ रही है या नहीं, कमेंट सेक्शन पे बता रहे हैं. हमें तो बहुत उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी, बाकी आप पे डिपेंड है. चलते आगे देखते हैं. 2.5 फादर रिटर्निंग होम. क्लियर है. चलिए, इनके जो पोएट है ना, आपकी बुक में दिलीप चित्रे दिया है, बट हमने आपका देखिए दिलीप पी चित्रे, दिलीप पुरुषोत्तम चित्रे. इनके पिताजी का नाम पुरुषोत्तम चित्रे जी था. तो इन्होंने ये जो पोयम लिखी है ना, ये अपने पिताजी को डेडिकेट किया, अपने पिताजी के ही ऊपर लिखी है इन्होंने. ठीक है, दिलीप पी चित्रे, दिलीप पुरुषोत्तम चित्रे. तो इनके पिताजी के साथ क्या क्या डेली लाइफ में होता था, बस उन्होंने इसका यहाँ पर वर्णन किया है. देखते हैं क्या है. चलिए, दिलीप चित्रे जी का जन्म 17 सितंबर 1938 को हुआ. डेथ इनकी 10 दिसंबर 2009 को हुई. ठीक है, 2009 मतलब उस हिसाब से बोले तो ज़्यादा दिन नहीं होता है ना. वन ऑफ द फॉरमोस्ट इंडियन पोइट एंड क्रिटिक ऑफ द पोइट इंडिपेंडेंस इंडिया. मतलब वन ऑफ द फॉरमोस्ट इंडियन पोइट, मतलब जितने भी इंडियन पोइट थे उनमें ये भी एक फेमस थे. एंड क्रिटिक ऑफ द पोइट इंडिपेंडेंस इंडिया, मतलब अपने स्वतंत्र भारत के पोइट कहलाइए. ठीक है. देन ट्रांसलेटर, पेंटर, फिक्शन राइटर, क्रिटिक, फिल्म मेकर. क्या क्या थे ये? सीधे सीधे कहें तो ये वर्सेटाइल थे. इतना सा पढ़ के तो हम यही कह सकते हैं. वर्सेटाइल मतलब क्या होता है? जो मल्टी टैलेंटेड जिन्हें हम कह सकते हैं, है ना. फिल्म मेकर भी थे, मैगजीन्स के लिए भी लिखते थे, पेंटर भी थे, ट्रांसलेटर भी थे. अब आप और क्या कहेंगे, इतने सारे थे. तो टाइप्स ऑफ गुण इनमें थे, टाइप्स ऑफ क्वालिटीज़ इनमें भरी हुई थी. ठीक है. अब इनके फेमस वर्क्स कौन कौन से थे? एज इज, वेयर इज एंड शीर्षा, एक कुन कविता. ये सब इनके क्या थे? फेमस वर्क्स जो इन्होंने किया था. देखते हैं अब स्टैंजा में चलते. माई फादर ट्रेवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट. एक मिनट. सबब स्लाइड्स पास्ट हिज अनसीन आइज. देखिए क्या दिया. माई फादर ट्रेवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन, मतलब अपने पिता के बारे में बता रहे. वो ट्रैवल कर रहे हैं. किस में ट्रैवल कर रहे हैं? लेट इवनिंग ट्रेन. लेट इवनिंग का मतलब क्या होता है? जो सबसे लास्ट में, नाइट में सबसे लास्ट वाली जो ट्रेन रहती है ना, उसमें ट्रैवल कर रहे हैं. अब देखिए, लेट इवनिंग का एक और, इतने लेट इवनिंग में क्यों ट्रैवल कर रहे हैं? इतने लेट इवनिंग वाले ट्रेन में क्यों ट्रैवल कर रहे हैं? मतलब ये कि वो कहीं काम करते हैं. ठीक है, ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, कहीं काम करते हैं और वो एक्स्ट्रा काम करते हैं और उसके कारण ही वो सबसे लास्ट वाले ट्रेन पकड़ के आते हैं. स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट. देखिए स्टैंडिंग, ये जो कम्यूटर्स कहा गया है, कम्यूटर्स कौन होते हैं पता है? जो डेली जो ट्रैवल करते हैं ना, थका कर वैसे ही ट्रैवल करते हैं और ऐसे खड़े रहते हैं ट्रेन में, ऐसे ऊपर की जो चेन है उसे पकड़ के खड़े रहते हैं. जो डेली ट्रैवल कर, बहुत सारे लोग होते हैं ना जॉब्स के लिए आने वाले, है ना. तो ऐसे लोगों के बीच में स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर, सब लोग साइलेंट है, कोई बातें नहीं कर रहा, कुछ नहीं. सबके बीच में क्या है? शांति से खड़े. इन द येलो लाइट, पीली रोशनी पड़ रही है. पीली रोशनी में वो जो कम्यूटर्स, साइलेंट कम्यूटर्स, उनके बीच वो भी थके हारे से खड़े हैं. देखिए, सबब स्लाइड पास्ट हिज अनसीन आइज. जितने सबब किसे कहते पता है? जो गाड़ी में बैठे रहते हैं और विंडो के बाहर आप देखते हैं बस्तियाँ चल रही, ट्रेन, जो पेड़ पौधे वो चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने को चलती हुई दिखाई देती. वो नहीं चलती, चलते तो हम हैं, हमारी गाड़ी चल रही है ना, लेकिन हमें ऐसा दिखाता है बाहर का नज़ारा कैसा कि सब कुछ भाग रहा है, सब कुछ चल रहा है. तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे? क्या कह रहे हैं? सबब स्लाइड पास्ट हिज अनसीन आइज. जितने भी स्लाइड्स, पूरे स्लाइड्स की तरह चलते जा रहे, वो सारे सीन चलते जा रहे हैं. अब ये डेली का था. वो सारे उन्होंने पहले देख चुके थे. अब उनको कुछ इतने थके हारे होते थे कि उनको वो कुछ भी देखने की इच्छा नहीं होती थी. मेरे फादर डेली ट्रैवल करते थे, डेली लास्ट ट्रेन में आते थे, है ना. लास्ट ट्रेन में आने के बाद वो इतने थक जाते थे, सारे कंप्यूटर्स के भी साइलेंट ऐसे खड़े रहते थे. और जो छोटी नगर बस्ती है, सब कुछ उनके पीछे होता जा रहा है, लेकिन उनकी आंखें दिखती नहीं है, वो इतने थक जाते हैं. आगे देखिए. हिज शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी. एंड हिज ब्लैक रेनकोट stained with mud and his bag stuffed with books is falling apart. उनकी जो शर्ट है, उनकी जो पैंट है, और सॉजी मतलब होता है गीले होना, भीग जाना, है ना. अब ये भीग जाना इन द सेंस बरसात का मौसम होगा तभी ये बातें हो रही है. ठीक है. एंड हिज ब्लैक रेनकोट पकड़ते तो बरसात के ही मौसम में पकड़ते हैं ना. तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? पोएट कह रहे हैं कि मेरे जो पिताजी की जो शर्ट है वो भीग चुकी है, पैंट भीग चुकी है, गीले हो चुके हैं, है ना. एंड हिज ब्लैक रेनकोट, और उन्होंने एक रेनकोट खरीदा था. इनने बरसात से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए एक रेनकोट खरीदा था. तो वो रेनकोट में भी क्या हो चुका है? दाग लग चुका है, कीचड़ का दाग लग चुका है ना. स्टैंड विथ मड एंड हिज बैग स्टफ्ड विद बुक्स इज फॉलिंग अपार्ट. और उनके बैग में कुछ बुक्स हैं. तो वो बुक्स कैसी हैं? सब इधर उधर बिखरी हुई है. फॉलिंग अपार्ट का मतलब होता है इधर उधर बिखरा होना. बुक जो है बैग के अंदर है बुक्स, लेकिन सब कुछ बिखरी हुई है. समझ में आ रहा है?
शर्ट पैंट भीगी हुई है। उनके पास एक रेनकोट भी था जो उन्होंने ब्लैक कलर का खरीदा था, लेकिन उसमें भी कीचड़ के दाग लग चुके हैं। और उसके बाद जो उनके पास जो बुक्स थी, बैग के अंदर जो बुक्स थी, वो भी सारी बिखरी हुई हैं। चलिए आगे देखिए। हिज आइज डिम्ड बाय एज फेड homewards through the humid monsoon night. Now I can see him getting off the train like a word dropped from a long sentence. कितनी बड़ी बात है। His eyes dimmed by age. dimmed मतलब जो धीमा दिखना, कम दिखना, धुंधला धुंधला सा दिखाई देना, है ना। मतलब इससे समझ में आ रहा है कि उनको एज को सिम्बलाइज कर रहा है कि उनकी एज क्या हो रही है अभी और बढ़ती जा रही है। देखिए, हाँ, फेड होमवर्ड्स थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट, मतलब क्या है, बरसात की रात में मेरे पिताजी इतने ज़्यादा थके हुए घर वापस आ रहे हैं। ह्यूमिड मानसून नाइट में, बरसात की रात में, है ना। होमवर्ड्स, फेड होके एकदम थके आ रहे, फेड मतलब एकदम थके आ रहे हो ना, होमवर्ड्स घर वापस आ रहे हैं, है ना, ह्यूमिड मानसून नाइट में। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन, अब मैं उन्हें देख सकता हूँ, मैं उन्हें देख सकता हूँ ट्रेन से उतरते हुए। ठीक है, नाउ आई कैन सी, जस्ट मिनट, अरे तो वो क्या कर रहे थे, बारिश की भीगी हुई रात में वो अपने घर वापस आ रहे थे, बहुत थके हारे हुए से थे। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन, हम मैं उन्हें उतरते हुए देख सकता हूँ। पोएट कह रहे हैं, है ना, मतलब पोएट वहाँ पर आए हैं ट्रेन के पास। लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस जैसे एक सेंटेंस होता है, ठीक है, एक सेंटेंस में एक छोटा सा कोई वर्ड रहता है, वो यूजलेस वर्ड रहता है, उसे अलग से निकाल दिया जाए तो सेंटेंस क्या हो जाता है, अपने आप सिस्टमेटिक कंप्लीट हो जाता है। तो वैसे ही मेरे पिताजी भी, मेरे जो फादर हैं, वैसे ही ऐसा लग रहा था जैसे एक सेंटेंस से उन्हें अलग से निकाल दिया गया हो, उस तरह से वो वापस आ रही थी। यहाँ इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए, जैसे ट्रेन से या कहीं से भी कोई भी सफ़र से, कोई भी जर्नी से आते हैं, आप उतरते हैं तो आपसे बीच में कई लोग ऐसे मिलते हैं, इस ट्रेन में, बस में, जहाँ भी हो, बहुत सारे लोग आपसे मिलते हैं, आपसे बातें करते हैं आप, और उनसे थोड़े मिलनसार हो जाते हैं। फिर जब आप उतरते हैं, जब आप अपने रास्ते जाते हैं, वो अपने रास्ते जाते हैं, तब आप क्या कहते हैं, ओके बाय, सी यू अगेन, फिर मिलेंगे आपसे, ऐसा कहते हुए उतरते हैं ना। हाँ, मतलब उनसे बताते हुए, ऐसे करते हुए उतरते हैं, उन्हें बाय करते, सब करते, ये सब करते हुए उतरते हैं। लेकिन क्या हुआ, मेरे पिताजी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इट मीन्स उनके कोई दोस्त ही नहीं थे, इतने थके हारे होते थे कि ना किसी से बात करते थे, ना कुछ करते थे, वो चुपचाप जैसे जाते थे और वैसे ही वापस आते थे। सब लोग नहीं उतर रहे, मतलब उनके उतरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसा लग रहा था देखकर, उनके कोई दोस्त नहीं थे। ठीक है, समझ आया। चलिए आगे देखते हैं। लाइक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस, मतलब एक लंबे सेंटेंस से जैसे किसी एक वर्ड को अलग से निकाल दिया गया हो, ऐसा मेरे पिताजी को देखकर ऐसा लग रहा था। बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म, crosses the railway line, enters the lane, his chappals are sticky with mud, but he hurries onwards home again. मतलब he hurries across the length of a grey platform. ग्रे प्लेटफॉर्म इन द सेंस पुराना प्लेटफॉर्म जिसे कहते हैं, ठीक है, पुराना प्लेटफॉर्म। तो वो क्या कर रहे थे, ट्रेन से उतरकर पुराने प्लेटफॉर्म से, ठीक है, ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द, जो पुराना जो प्लेटफॉर्म है उसको, उसकी लंबाई को जल्दी से जल्दी क्रॉस किए, एकदम स्पीड से क्रॉस किए, ठीक है, क्रॉसेस द रेलवे लाइन को क्रॉस किए, इंटर्स द लाइन, और गली में चले गए। कौन सी गली में, जो उनके घर की तरफ जाता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया। मतलब क्या है, ट्रेन से उतरे, रेलवे लाइन को पार किया और गली में पहुँच जाते हैं। ठीक है, ईजी है ये, कुछ वर्ड आपके बहुत ईजी, आपको उतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब देखिए, हिज चप्पल आर स्टिकी विथ मड, उनकी चप्पल पूरी कीचड़ से सनी हुई है, पूरी कीचड़ से भरी हुई है, बट ही हरीज ऑनवर्ड्स होम अगेन, लेकिन फिर भी उनको अपने घर जाने की जल्दी है, बहुत जल्दी में वो अपने घर जा रहे हैं। कितनी जल्दी में अपने घर, रोज़ ही जाते हैं, डेली का उनका काम है, लेकिन आज पोएट जिस दिन उन्होंने देखा तब की बात बता रहे हैं ना, डेली वो वैसे ही जाते हैं, डेली उनका वो रूटीन बन चुका है, और आज भी वो क्या कर रहे हैं, जैसे डेली अपने घर जाते वैसे ही आज भी वो, भले कीचड़ हो गया होगा, भले उसमें कीचड़ चिपकी हुई होगी, लेकिन फिर भी वो जल्दी अपने घर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है। अब देखिए, आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, ईटिंग ए स्टील चपाती, रीडिंग अ बुक, he goes into the toilet to contemplate, बताते हैं अभी, man's estrangement from a man-made world. I see him drinking weak tea, यहाँ पे weak tea आया। weak tea का मतलब क्या होता है, जिसमें थोड़ा बहुत दूध रहता है, थोड़ी बहुत शक्कर या पत्ती रहती है, ज़्यादा क्वांटिटी पानी की रहती है, मतलब एकदम नॉर्मल, नहीं के बराबर चाय कहने के नाम पे वो चाय पी रहे हैं, ऐसा समझिए। ठीक है, वीक टी, मैं उन्हें कैसे देख रहा हूँ, एक वीक टी पीते हुए देख रहा हूँ, ईटिंग अ स्टील चपाती, एक बासी रोटी खाते हुए देख रहा हूँ, और रीडिंग अ बुक, और फिर बुक पढ़ते हुए देख रहा हूँ। कौन कह रहे हैं, पोएट। कंडीशन देखिए, ऐसी कंडीशन कब होती है, आपको समझ में आ रहा है। देखिए क्या है, इतनी कमज़ोर कड़ी है ये कि आपको क्या बताएं। देखिए, वीक टी पीना इन द सेंस, मतलब अब उनकी कोई केयर नहीं करता, कोई उनकी ध्यान नहीं दे रहा होगा, कोई या तो उनकी वाइफ नहीं होगी, या तो उनके बच्चे होंगे, वो बच्चे उनकी केयर नहीं करेंगे, यही कंडीशन होती है ना।
एक पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कितना कुछ कर जाते हैं, अपने आप को टोटल सेक्रीफाइस कर देते हैं, लेकिन बच्चे जब बच्चों की बारी आती है तो बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं। बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती है। तो ठीक है, मैंने उन्हें विक टी पीते हुए देख रहा हूँ, एक बासी रोटी खाते हुए देख रहा हूँ, और फिर उसके बाद क्या करने लग जाते हैं, ये खाने के बाद वो बुक पढ़ने लग जाते हैं, समय काटने के लिए बुक पढ़ते हैं। अब देखिए, ही गोज इनटू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट। ठीक है, कंटेम्पलेट मतलब क्या होता है पता है, जो गहन विचार में ऐसे डूबना, सोचना, और इस्ट्रेंजमेंट जो मन मुटाव, अब जो अपने ही लोगों पर ध्यान नहीं देना, अपने ही लोगों को इग्नोर कर देना। ठीक है, तो वो टॉयलेट जाते हैं और गहरे चिंतन में डूब जाते हैं। देखना, टॉयलेट जाओ तो वहाँ पर वही सब बातें याद रहती, खाली बैठे इंसान करेगा क्या, सोचता ही है। ठीक है, तो क्या है, मतलब समझ आ रहा है कि उनकी कोई केयर करने वाला नहीं, कोई उनके ऊपर ध्यान देने वाला नहीं है, है ना। बासी रोटी खाते हैं, विक टी पीते, समय काटने के लिए बुक पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद टॉयलेट में जाते हैं, बहुत गहरे चिंतन में डूब जाते हैं, हाथ मुँह धोने के लिए बाथरूम में जाते हैं, सोचते हैं, क्या सोचते हैं, देखिए इंस्ट्रेंजमेंट मतलब मन मुटाव, अपने लोगों पर ध्यान नहीं देना। तो ठीक है, अब क्या सोचते हैं वो, देखिए, मैन्स इंस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड, मतलब इंसानों की जो दुनिया है, वहीं इंसानों के बीच ही कितना मनमुटाव है, इंसानों की दुनिया में ही इंसानों के बीच कितना मनमुटाव है। दुनिया भी इंसान ने बनाया, लेकिन उनके बीच में कितना मनमुटाव है, कितना एक दूसरे को इग्नोर करने की एबिलिटी कहाँ से आती है, अपने लोगों पर क्यों कोई ध्यान नहीं देता, अपने ही लोगों से क्यों कोई बात नहीं करता, मतलब उनका दिल अंदर से कितना ज़्यादा पेनफुल है, कितने लोनली फील करते हैं वो अपने आप को। समझ में आ रहा है आपको इस पोएम से ना, बहुत हार्ट टचिंग पोएम है ये, दिल को छू जाने वाली। चलिए देखते हैं आगे। कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स एट द सिंक, द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स, अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग टू द ग्रेइंग हेयर्स ऑन हिज रिस्ट। मतलब कमिंग आउट ट्रेम्बल्स, ट्रेम्बल्स मतलब घबराना, घबराते हुए सोचना, है ना। सिंक जो वॉश बेसिन, यहाँ हैंड वॉश किया जाता है, तो कमिंग आउट ट्रेम्बलेट्स, ये ट्रेम्बलेट्स एट द सिंक, बाहर निकलते हैं, सिंक में आते हैं घबराते हुए, घबरा जाते हैं, डर, है ना। द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स, जो ठंडा पानी है, नल का ठंडा पानी उनके ब्राउन हैंड्स के ऊपर क्या हो रहा है, बह रहा है। तो ब्राउन हैंड्स इन द सेंस, जो हम इंडियन है ना, तो हम इंडियन लोगों के जो कलर्स हैं वो वैसे ही होते हैं, जनरली वैसे ही होते हैं, है ना, जनरली ब्राउन हैंड्स ही होते हैं। अब फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग टू द ग्रेइंग हेयर्स ऑन हिज रिस्ट, जो फ्यू ड्रॉपलेट्स मतलब जो पानी की कुछ बूंदें, अब हाथ धो लिया उन्होंने, ठीक है, हाथ धो लिया, लेकिन क्या है, फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग मतलब चिपकी हुई। एंड ग्रेइंग हेयर्स मीन्स ये भी इनके किसको सिंबलाइज कर रहा है, मतलब उनकी बढ़ती हुई एज को सिंबलाइज कर रहा है। तो उनकी जो कलाई में जो धूसर जो बाल है, धूसर बाल मतलब समझ में आ रहा है ना, जो ग्रे हेयर है ना, तो वो क्या हो रहे हैं, उसमें पानी की कुछ बूंदें अभी भी चिपकी हुई है। हम हाथ धोते हैं तो हाथ धोने के बाद तुरंत तो सूख नहीं जाता, टॉवल से पोंछना पड़ता है ना। तो वही कह रहे हैं कि उनके बालों में कुछ पानी की बूंदें, कुछ ड्रॉपलेट्स अभी भी चिपके हुए हैं। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. Sullen means होता है जिद्दी, बदमाश टाइप के जो बच्चे होते हैं ना, जिद्दी, जो बैड टेम्पर्ड, जिन्हें मैनर्स नहीं होते, वो वैसे बच्चों के लिए कह रहे हैं, है ना। His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. उनके जो जिद्दी बच्चे हैं ना, उनकी रिस्पेक्ट तो करते ही नहीं। खैर, अब ये सारी बातों से आपको समझ में आ गया कि उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। बट और देखिए, ऑफन रिफ्यूज टू शेयर जोक्स एंड सीक्रेट्स विद हिम, ना उन्हें अपने कोई जोक्स बताते हैं, ना कोई उनसे अपना कोई सीक्रेट शेयर करते, कोई राज नहीं बताते, मतलब उन्हें अकेला छोड़ देते, उन्हें लोनली फील कराते, पेनफुल लोनलीनेस फीलिंग होती है उन्हें। आपके साथ अगर कोई ऐसा करे तो आप खुद सोचिए, इमेजिन कीजिए कैसा लगेगा, बहुत बुरा फील होता है। ठीक है, तो पोएट बताना चाह रहे हैं कि लाइफ में ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो फुल लाइफ जिनके लिए सेक्रीफाइस किया, वो भी उनके लिए कुछ नहीं करते। उन्होंने ही उन्हें क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, अपने आप से दूर कर दिया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं। He will now go to sleep, listening to the static on the radio, dreaming of his ancestor and grandchildren, thinking of the nomads entering a subcontinent through a narrow pass. He will now go to sleep. अब वो कहाँ जा रहे हैं, सोने के लिए जा रहे हैं, टाइम हो रहा है सोने का, है ना, रात का समय हो रहा है, तो वो सोने के लिए जाएंगे। लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो, स्टैटिक मतलब क्या होता है, जैसे वो खर 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 की आवाज़ होती, देखिएगा पहले के समय में रेडियो यूज़ किया जाता था ना, पहले के समय में रेडियो यूज़ किया जाता था, तो वो जो रेडियो है ना, उसे कैसी खर खर की आवाज़ आ रही, बहुत कम, बड़ी मुश्किल से कुछ अच्छी चीज़ें सुनाई दे जाती है, बीच में सुनाई देती है, लेकिन वो खर 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 बजते ही रहता है, तो उससे वो सुन रहे हैं। और देखिए सपनों में, ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रंस, किसके सपने देख रहे हैं वो, एंसेस्टर्स अपने पूर्वजों के सपने देख रहे हैं, अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के बारे में सपने देख रहे हैं। थिंकिंग ऑफ नोमैड्स एंटरिंग अ सबकॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास, है ना, जो कि जो नोमैड्स इन द सेंस क्या है पता है आपको, जो बंजारे लोग रहते हैं ना, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ये कैसे होते हैं, ये कोई एक जगह टिक कर नहीं रहते, है ना, इनके पास ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है,
कमाते हैं, खाते हैं और फुल एंजॉय करते हैं। तो उनकी जो थिंकिंग चल रही वही कि उनकी लाइफ कितनी अच्छी है, मेरे पास मेरे अपने होते हुए भी मेरे पास मेरे अपने नहीं हैं, ठीक है। और उनके पास तो ज़्यादा ना खाने को है, ना पीने को है, ना कुछ है, लेकिन फिर भी फुल एंजॉय करते हैं, मस्ती भरी लाइफ जीते हैं। तो ये सोचते सोचते वो क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, ठीक है। समझ आ रहा है? बहुत बेकार लगता है ऐसे पोएम को पढ़ने पर, लेकिन हाँ, क्या कैसी फीलिंग होती है आप खुद सोचिए, है ना। बंजारे इधर उधर रहते हुए भी मस्ती कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी उलझी हुई सी है, अपनों के बीच में रहकर मैं अकेला हो गया हूँ। ऐसा कौन बता रहे हैं? पोएट बता रहे हैं। किसके लिए बता रहे हैं? ये किसके बारे में बोल रहे हैं? अपने फादर के बारे में बोल रहे हैं। समझ आ गया? बहुत अच्छी पोएम है। देखिए, दिलीप चित्रे जी ने अपने फादर का पूरा जो पेन है इस पोएम में ही उड़ेल के रख दिया है। उनकी जो लैंग्वेज है ना, उसमें उनका लोनलीनेस कितने ईजी तरीके से बयां किया। स्टार्टिंग में बताया था ना, उन्हें क्या कहा जाता ना, पीपल्स पोएट कहते दिलीप चित्रे जी को, दिलीप पुरुषोत्तम चित्रे जी को पीपल्स पोएट क्यों कहा जाता था? पीपल्स पोएट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में, अभी देखा आपने, ठीक है। तो अब देखिए, मतलब उनके सारे वर्ड्स को इतने सिंपल तरीके से बयां कर दिया, उनके सारे लोनलीनेस, सारे पेन को इतने सिंपल तरीके से बयां कर दिया कि हर कोई उसे समझ सकता है। अब इस पोएम से देखिए कितना बड़ा मैसेज आता है। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना कुछ कर जाते हैं, सब कुछ करते, सारा कुछ सेक्रीफाइस करते, बचपन से लेके बड़े होते तक, हमारे पढ़ाई करते तक के, है ना। अपने लिए नहीं सोचते, अपने लिए एक चीज़ खरीदने के लिए भी सोचेंगे, लेकिन उसे क्या चाहिए, वो सारा कुछ उसे देते हैं। जहाँ तक बनते कोशिश बनते कोशिश सब कुछ देने की कोशिश करते। जस्ट अ मिनट। वो सारा प्यार, सारी अपनी एनर्जी, सब कुछ हमारे लिए लगा देते हैं। बस बदले में वो क्या चाहते हैं हमसे? थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी वो हंसी, थोड़ा सा खुशनुमा माहौल, और हमसे वो कुछ नहीं मांगते। बस वो आते हैं, 2 पल उनके साथ बैठ जाइए, उनके लिए पानी लाइए, थोड़ा सा उनसे चाय नाश्ता कुछ भी पूछ लीजिए, 2 पल उनके साथ बैठिए, हंसिए, मुस्कुराइए, उनके साथ थोड़ा हंसी सी ठिठोली कीजिए, उनका सारे दिन भर की थकान ऐसे ही दूर जाएगी। जितना भी फ्रस्ट्रेशन है सब कुछ गायब हो जाएगा, और कुछ नहीं चाहते वो अपने से, ठीक है। फादर कभी कुछ मांगते नहीं, और ना ही कभी कुछ मांगेंगे, कभी कुछ नहीं मांगेंगे बस। लेकिन एक थोड़ी सी तो उम्मीद रहती है कि बच्चे हमारे बच्चे, हमने जिनके लिए इतना किया, वो हमारे पास आकर बैठ तो जाए, हमसे 2 पल को बात तो कर ले, ठीक है। तो देखिए, आज की ये पोएम एंड होती है, ठीक है। और हमें बहुत उम्मीद है कि आप हमारा ये मैसेज ज़रूर फॉलो करेंगे। प्लीज़ अपने पेरेंट्स के लिए करेंगे ना, आप गॉड आपके लिए करेगा। कहते भी हैं, दुख सहना माँ बाप की खातिर, फर्ज तो है एहसान नहीं, कर्ज है इनका तेरे सर पर, भिक्षा या कोई दान नहीं। आपने उनके लिए कोई एहसान नहीं किया है। आपने माँ बाप के लिए आप दुख सह रहे हैं तो आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है। कोई आपको भिक्षा में या कोई दान में दी हुई चीज़ नहीं है। उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, तो आपको उनके लिए भी करना पड़ेगा। क्लियर है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पोएम पे, एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट मी एंड सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।